स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत साक्षात्कार होना है। कुछ छोटी कुछ बड़ी समस्याएं आपकी हैं और मैं कोशिश करता हूं इस चैनल के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान देना। तो समाधान मैं सलाह आप सबको देता हूं। आपको उस पर क्या करना है, पालन करना है, नहीं करना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप भी अपनी समस्याओं को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें। ज़रूर कोशिश किया जाएगा नाम सहित आपकी समस्याएं सहित आपको आपके सामने रखी जाएं। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने पर क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिर से प्रिंट लेना पड़ेगा? तो पहले तो आप बताइए कि आपका जो प्रश्न है वो किस तरीके से, क्या आपका साक्षात्कार पत्र आपने सभी चीज़ों को अपलोड करने के बाद मोबाइल नंबर चेंज किया है, या आप केवल अभी मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और अभी सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं और साक्षात्कार आपने अभी नहीं दिया है? तो इसको पहले क्लियर करिए आप। राजकुमार पाल जी। फिर अगला प्रश्न है बुलबुल शर्मा। सर जी, मैंने जब फॉर्म फिल किया तब टीजीटी का मुझे ये याद नहीं कि मैंने एमए मेंशन किया था या नहीं। प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए। देखिए बुलबुल शर्मा जी, आपको बता दूं कि जो नोटिस आई हुई है साक्षात्कार के लिए 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक, उसमें एक जगह लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अंतिम में हमने साक्ष्य दिया है। वहाँ लिखा है कि आवेदन फार्म भरते समय जो भी आपने डिटेल दिया है, ठीक है, वही डिटेल आपको भरना है, उससे न कम न ज़्यादा। तो आपको बता दूं, जब आप ओटीपी आपकी आएगी और आप जब फार्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपका पहला आवेदन खुलेगा। जो आपने फार्म भरा था वो पूरा का पूरा खुलेगा। अगर उसमें आपने एमए लगाया है तो आप एमए मेंशन कर देना, क्योंकि टीजीटी में एमए की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में जब आपका चयन हो जाएगा, प्रमोशन की बात आएगी, तो फिर आप वहाँ पर एमए इत्यादि को लगा सकते हैं। बाद में आप लगा सकते हैं और बाद में आपके लिए मांगा जाएगा, जब आपको प्रमोशन किया जाएगा, आपको पीजीटी स्तर पर ले जाया जाएगा। ठीक है, चलिए। मीना पाल जी, थैंक्स सर, मेरा ईमेल आईडी भी चेंज हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया। जी बिल्कुल, अगर आप लोग सही प्रोसेस से काम करेंगे तो आप सबका कार्य सब कुछ हो जाएगा, कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। अगला है विश्वकर्मा रश्मि जी। सर, क्या ओबीसी और ओबीसी मतलब निवास सर्टिफिकेट न्यू बनाना पड़ेगा होगा? मेरा निवास सर्टिफिकेट हैंड राइटिंग है। जी बिल्कुल, आपको कंप्यूटराइज्ड बनवाना पड़ेगा। सहज जन सेवा केंद्र पर निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई होता है, जिसमें आधार कार्ड, फ़ोटो और कुछ शुल्क सहित आपको देना है। आप कहीं भी किसी जगह जहाँ भी हों, जहाँ पर सहज जन सेवा केंद्र हो, जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते हों, वहाँ से आप बनवा सकते हो, अथवा आप अपने संबंधित तहसील से, कचहरी से आप बनवा सकते हो। आप वहाँ पर किसी संबंधित वकील इत्यादि अथवा जो लेखपाल होते हैं उनसे संपर्क करके आप तुरंत नया बनवा लीजिए। 10 से 15 दिन लगेगा, अभी आपके पास समय है। नया बनवाना ही पड़ेगा आपको। सर, मेरा निवास यूपी का है और 2018 में मेरी देवी कुशवाहा, चलिए, मेरी शादी एमपी में हो गई, तो फिर निवास कहाँ का लगेगा? अगर एमपी का निवास लगेगा तो क्या मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा क्या? जी नहीं, आपने जो फार्म में भरा था निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी का ही निवास दिखाइए, क्योंकि आप यूपी की नौकरी कर रही हैं तो यूपी का ही दिखाना होगा। आप यूपी का निवास प्रमाण पत्र ही लगाइए और यूपी का आपका जो भी डाटा है आप वहाँ लगा दीजिए। ठीक है, जो आपने फार्म भरा था, जो भी एड्रेस, उसी को भरिए। सर, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एड्रेस में रुदौली की जगह पर रुदौली, कुछ नहीं, एड्रेस का कोई मतलब नहीं है। अब प्रतिभा सिंह जी, और इंटर की सर्टिफिकेट में फादर्स नेम में देव की जगह देव हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा प्रतिभा सिंह जी, और कोशिश करिएगा बाद में अपना नाम संशोधन करवा दीजिएगा। लेकिन यह कोई दोष नहीं माना जाएगा। देव का अर्थ ये भी है, देव ये भी है। ठीक है, मतलब देव उच्चरित हो रहा है, तो देव कुछ DE यहाँ भी है, DE यहाँ, V और O का कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। लेकिन आप एफिडेविट लगा करके आप दोनों चीज़ को मेंशन करवा दीजिएगा। एड्रेस में ये हो गया है और पिताजी के नाम में ये हो गया। बाद में आप ये चेंज कर लीजिएगा, और जब आप
अब भी जब कभी भी कोई फार्म भरिएगा तो आप अपना जो भी आपके निवास प्रमाण पत्र में और आपके जो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वही भरिए। कोई भी फॉर्म भरते समय आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप अपना शुद्ध नाम शुद्ध एड्रेस ही भरिएगा। चलिए अगला है पूनम सर, टीजीटी फॉर्म भरते समय एमएफए मेंशन नहीं की थी। मेरा एमएफए 2014 में हो गया था, तो क्या मैं एमएफए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कर सकती हूँ? नहीं, सीधे सीधे लिखा है। अभी आप पूनम जी पूरा वीडियो देखिएगा, अंतिम में हमने साक्ष्य लगाया है जो चयन बोर्ड ने लिखित रूप में लिखा है कि आपने जो आवेदन करते समय जो भी चीज़ें अप्लाई की है उसके अतिरिक्त और उससे कम कोई भी चीज़ें अगर करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। सीधे सीधे लिखा है। सर फॉर्म भरते समय मैंने बीए की डिग्री के कॉलम में एनए लिखा था क्योंकि डिग्री मिली नहीं थी। क्या सर इंटरव्यू में डिग्री या प्रोविजनल ले जाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है आरती देवी जी, आपके सभी सावस्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एनए का मतलब उस समय आपके पास नहीं अवेलेबल था, अब अवेलेबल है तो आप उसको लगा सकते हो। डिग्री अगर मार्कशीट लगी है तो उसका आपको साक्ष्य तो दिखाना ही पड़ेगा। आप प्रोविजनल बनवा लो, और नहीं बन पा रहा है तब आप तब एफिडेविट के माध्यम से काम कर सकते हो, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, आप प्रोविजनल जल्दी निकल जाता है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को निकलवा लीजिए। चलिए विश्वकर्मा रश्मि का, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र 2018 का है, कंप्यूटराइज्ड है तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सर क्या यूपी पीजीटी में बीएड ज़रूरी है कि अभी नहीं? मेरे अभी बीएड फाइनल होने वाले हैं। देखिए सोमवीर सिंह जी, आपको बता दूं कि यूपी पीजीटी में अभी तक तो बीएड नहीं मान्य है, लेकिन भविष्य में हो सकता है क्योंकि अभी बातें चल रही हैं। जो नई शिक्षा नीति के तहत 1 से लेकर के 12 तक टेट अनिवार्य किया, तो जाहिर सी बात है बीएड और पीजीटी हो सकता है। इसलिए अभी तक जिन्होंने पीजीटी जो दिया है और बीएड नहीं है वो अपना जो है बीएड कर लें, और नहीं तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। नियम बदल रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो आप बीएड कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंकुर यादव जी, सर क्या केंद्रीय विद्यालय की जॉब इसमें जुड़ सकता है क्या या नहीं? बिल्कुल केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है अंकुर जी, आप एनओसी लेकर के रेडी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। और केंद्र से अगर कोई राज्य में नौकरी करता है तो उसके लिए छूट है। आपका जो प्रशिक्षण दौरान होगा 1 साल का जो होगा उसमें भी छूट मिल सकती है, और सैलरी में भी कुछ अंतर हो सकता है। तो आप सीनियरिटी जूनियरिटी की भी बात आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार कोशिश करिएगा कि एनओसी प्रमाण बनवा लीजिएगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, और जब भी लगेगा तो आप उसको लगा दीजिएगा। वैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप निकलवा के रख लीजिएगा। अंकित तिवारी, सर कॉलेज चॉइस करते समय एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज भरें या सभी पांचों एक ही डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से? देखिए अंकित जी, अभी इसमें दिया है, नमूना दिया हुआ है चयन बोर्ड ने कि अगर आप 5 ही कॉलेज चॉइस करना है तो आप एक डिस्ट्रिक्ट से 5 कर सकते हैं, अथवा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इसी वीडियो में, अंतिम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देख करके समझ लीजिएगा। सर मेरा ईमेल आईडी बंद हो गया है तो कुछ बताएं। बिल्कुल, आप यूपी परीक्षा वेबसाइट है जहां से आप लोगों को साक्षात्कार पत्र भी मिलता है, उसी साइट पे जाकर के आप ईमेल आईडी को बदल सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और न्यू ईमेल आईडी ऑप्शन आएगा, उसमें भर लेंगे। और इससे संबंधित एक वीडियो है शिवम कुमार, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी देख लीजिए प्रोसेस कैसे ईमेल आईडी इत्यादि बदला जाता है, उससे संबंधित एक वीडियो बना है। सर जी नमस्ते, सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है लेकिन ईमेल आईडी नहीं चेंज हो रहा है। ईमेल आईडी किसी और की है तो ईमेल आईडी चेंज करना ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नीतू कन्नौजिया जी, आपको बता दूं कि आप शायद यहाँ मोबाइल नंबर बदल चुकी हैं। उसमें 2 ऑप्शन है, जब आप मोबाइल नंबर बदलते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन है। एक तो केवल मोबाइल नंबर चेंज करना, और दूसरा ईमेल आईडी चेंज करना, और तीसरा ऑप्शन है ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों बोथ। तो आपने शायद केवल एक चॉइस कर लिया था, मोबाइल नंबर। अब एक बार आपने रिक्वेस्ट भेज दिया है केवल मोबाइल नंबर का, तो अब नहीं होगा, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन चुनना था।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी ईमेल आईडी से, बाद में आप बदल देना। बाद में आप जब भी कोई फार्म भरना तो वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरना, अर्थात जो भी हो, ठीक है। आगे नियुक्ति के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुरेंद्र सिंह सर, मेरा एमएड 2014 का है, बट फॉर्म भरते समय कैफ़े वाले ने नहीं डाला था, क्या मैं एमएड डाउनलोड? बिल्कुल सुरेंद्र कुमार सिंह जी, ये रिस्क का है, सीधे सीधे चयन बोर्ड ने लिख दिया है। अभी इसी वीडियो के अंतिम में देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ लिखा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आवेदन करते समय आपने भरा है उससे अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको भारांक इत्यादि का लाभ भी नहीं मिलेगा और आपका अभ्यर्थन भी निरस्त हो जाएगा। तो आप अपने विवेक और बुद्धि से काम करिए, हमारा जो सलाह था हमने दे दिया। सर कांति बिष्ट सर, मेरी शादी नवंबर 2019 में हुई। मैंने अपने आधार से लेकर डोमिसाइल किसी में भी अपना सरनेम चेंज नहीं करवाया। मेरा डोमिसाइल भी लखनऊ का बना है, तो इस टाइम मैं नोएडा में हूँ। इंटरव्यू देखिए, आप जो सरनेम इत्यादि जो बता रहे हैं, आप केवल और केवल जो फार्म में आपने भरा है वही डिटेल भरिए, और जो फार्म में आपने एड्रेस भरा है उसी से संबंधित आप जो है डोमिसाइल भी बनवाइए, ठीक है। प्रमोद यादव, टीजीटी संस्कृत की लोवेस्ट मेरिट कितनी है, कृपया बताएं। देखिए, संस्कृत की मेरिट अनुमानतः जनरल में जो है, जनरल में प्रमोद जी 101 से 102 है। अब 101 भी हो सकती है, 102 भी। ओबीसी में 106 से 107 के बीच में है, और ये मैं अनुमान बता रहा हूँ, आप लोग भी पता करते रहिएगा। और एससी में भी लगभग 98 से और 100 के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोवेस्ट मेरिट है, ये अनुमानतः कट ऑफ है। सर जी नमस्ते सर, मैंने 2014 में शास्त्री और 2015 में शिक्षा शास्त्री, 2018 में संस्कृत से परास्नातक उत्तीर्ण किया है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र मेरे पास एमए और शास्त्री दोनों ही प्राप्त है, किसका लगाना उचित रहेगा? देखिए, आप एमए और शास्त्री, आप एमए का लगा दीजिए, चाहे शास्त्री का लगा दीजिए, किसी का भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे लिखा है विद्यालय के प्रिंसिपल अथवा मैनेजर अथवा जो है सीधे किसी गजेटेड ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है, आप चाहे शास्त्री का लगा दीजिए चाहे एमए का। वैसे आप मेरे अनुसार एमए का लगाइए। मेरा रजिस्ट्रेशन, मीनू पाल, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए उसमें लिखा है कि इंटर वेरिफिकेशन कोड। देखिए मीनू जी, आपको बता दूं कि आप कैप्चा होता है, जब भी कोई फार्म भरेंगे तो एक कुछ अक्षर आते हैं अल्फ़ाबेट इत्यादि, उसको उसी बॉक्स में भरने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन। ज्योति पांडे सर, क्या प्राविधिकी कला वालों को भी फाइल बनानी पड़ेगी? जी, फाइल मैं नहीं समझ पाया कि फ़ाइल बनानी पड़ेगी। फ़ाइल क्या है, इसके विषय में पुनः एक बार आप ज्योति पांडे जी कमेंट करिए, और मैं थोड़ा फ़ाइल के बारे में नहीं समझ पाया, किस प्रकार का फ़ाइल। सर जी, डोमिसाइल कहाँ का लग सकता है, पिता या कि पति? देखिए, कोशिश करिए आकांक्षा राय जी, अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पति पक्ष का लोक सेवा आयोग ने पिता पक्ष का मांगा था, तो कोशिश करिए आप, जो यहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी नहीं है, जो भी आप फार्म में भरे हों, जो आपका एड्रेस हो उसी से संबंधित आपका निवास हो जाए, और कोशिश करिए कि आपका जहाँ का आधार कार्ड हो उससे संबंधित आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बस। तो चलिए ठीक है, और भी अगर आपके सामने कोई समस्या हो तो रखिएगा। सर, एमए का सेशन 2014 की जगह 2015 और एमएड का भी 2015 की जगह 2016 हो गया है। टीजीटी हिंदी में सर गाइडेंस करें, थैंक्स। अरविंद कुमार जी, आप ये तो गलती हुई है फॉर्म भरने वाले का, लेकिन आप एफिडेविट लगाइएगा। ये सेशन आपका 2014 की जगह 2015, ये सब जो हुआ है इससे संबंधित एफिडेविट लगा लीजिएगा, क्योंकि अब तो चेंज होगा नहीं कुछ, इसका एक ही विकल्प है, आप एफिडेविट बनवाइए। सौरभ द्विवेदी जी, सर प्लीज़ प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला के समस्त प्रश्नों के आंसर भी पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड करने की कृपा करें। बिल्कुल सौरभ द्विवेदी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी प्रश्न हैं उनसे संबंधित वीडियो बन जाए, और भी ज़्यादा, जिससे ज़्यादा प्रश्न जो भी पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित प्रश्न बन जाएं और वीडियो बन जाएं, और पीडीएफ भी बना दूंगा। आपका कहना है तो ज़रूर कोशिश करूंगा। अरुण कुमार सर, कैसे पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? जी, जब आप फार्म भरेंगे तो उसमें आपके पास पहली बात तो फार्म का प्रिंट होगा, उससे पता कर लीजिए। यदि उसको आप खुआ दिए हैं
तो जब आप OTP आएगा और जैसे ही फार्म अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जो आपने आवेदन किया था वो पहला पेज वही खुलता है। 4 पेज खुलते हैं, 4 प्रोसेस होता है फार्म मतलब आपका जो साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करना होता है, तो पहला पेज आपका वही होता है जो आप पहले फार्म भरे थे वही। राहुल राजपूत सर जी, मेरा BA और B.Ed का मार्कशीट है, डिग्री अभी नहीं मिला है, तो इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी या नहीं? जी, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सर मेरा BA और B.Ed का मार्कशीट है, डिग्री अभी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आप कोशिश करिए राहुल राजपूत जी कि इंटरव्यू के समय तक आप चाहे प्रोविजनल निकलवा लीजिए, बहुत कम समय में मिल जाता है, और डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आपको दोनों नहीं मिल पाता है, अप्लाई ज़रूर कर दीजिए और उससे संबंधित कोई साक्ष्य लेकर के आप एफिडेविट बनवा करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोविजनल कोशिश करिए बन जाए, ठीक है। सर मेरा हिंदी TGT है। सर संध्या सिंह जी, जब 2016 में आवेदन फॉर्म भरा था तो उसमें एकल विषय का कॉलम नहीं बना था। मैंने संस्कृत एक विषय से किया है क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत जरूरी है, तो कॉलम न होने के कारण, देखिए संध्या जी, कॉलम वहाँ नहीं था और आपने एकल विषय से किया है, तो आपने एकल विषय से उसी समय किया था, कॉलम नहीं था। इससे संबंधित एक एफिडेविट भी बनवा लीजिएगा। और दूसरी बात, आप वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, सीधे सीधे चयन बोर्ड ने लिख दिया है। तो इसका मतलब आप उससे अतिरिक्त कोई भी चीज़ ना करें कि कहीं आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाए। और आपकी हैं, आप एफिडेविट लगा करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स अतिरिक्त में है उसको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप कोशिश करिए कि चयन बोर्ड से इस प्रकार की कोई सूचना या आपके संबंधित जो भी इससे संबंधित जो इस समस्या से ग्रसित हैं उनसे भी संपर्क साधते रहिए, और ज़रूर इस पर एक बार फिर से मैं पुनः उपस्थित होकर के कुछ न कुछ और अच्छा सूचना इकट्ठा करके आपको ज़रूर प्रेषित करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हिंदी इंटरव्यू कब तक हो सकता है सर, कृपया बताएं। जी, हिंदी इंटरव्यू अंतिम में होगा, अर्थात अभी 22 अक्टूबर तक जो भी है चल रहा है, उसके बाद आप नवंबर में मान के चलिए, नवंबर तक आपका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी जो भी परिणाम होगा आ जाएगा और नियुक्ति भी संपन्न हो जाएगी, तो आपके लिए और भी अच्छा है। हिंदी ज्ञान सागर, अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से सभी लोग देखिएगा। इसमें लिखा है, एक किसी भाई ने पूछा था कि अधिमानता क्या होता है। अधिमानता मतलब होता है आपका जो चॉइस है, आपकी पसंद। अधिमानता मतलब आपकी पसंद का, पहला आपने क्या चॉइस किया, दूसरा क्या किया, मतलब एक तरीके से क्रम। अधिमानता सूची मतलब क्रम हो गया। वरीयता, इसको वरीयता कहते हैं, संस्था का वरीयता। आपने मान लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का दिया, डिस्ट्रिक्ट का पहली वरीयता आपने अपने डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आजमगढ़ के हैं तो आपने पहला विद्यालय आजमगढ़ का दे दिया, दूसरा आपने और कहीं का दे दिया, तीसरा आपने किसी और ज़िले का दे दिया, चौथा आपने किसी और ज़िले का दे दिया, पांचवा आपने किसी और ज़िले का दे दिया। तो आप समझ लीजिए कि 5 ही विद्यालय आपको चॉइस करने हैं अधिमानता सूची से। आपको अधिमानता मतलब वरीयता क्रम में, ठीक है। तो अधिमानता सूची हो गई। और सीधे सीधे यहाँ लिखा है मित्रों, साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था 2016 में, उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना एवं संस्था का विकल्प अध्याचन करना। मतलब आपको समस्त अभिलेख जो आपने फॉर्म भरते समय, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, BA, B.Ed जो भी भरे हैं, उससे संबंधित अभिलेख को अपलोड करना और संस्था का विकल्प अधिमानता चयन करना। आवेदन में उल्लेख किए गए अर्हताओं से इतर अपलोड किए गए अभिलेख न तो मान्य किए जाएंगे, न ही इनके अधिमानता अंक प्रदान किए जाएंगे, मान्य भी नहीं होंगे। अर्थात आवेदन में उल्लेख किए गए जो भी आपने फॉर्म भरा था 2016 में, उससे संबंधित जो भी है, उससे इतर मतलब भिन्न, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो न तो मान्य किए जाएंगे और ना ही उसका आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। तो आप अपना फॉर्म क्यों रिजेक्ट कराएंगे? और नीचे एक जगह लिख दिया है, आप देखिएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जिसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। देख सकते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं उससे इतर, उससे भिन्न कोई भी चीज़ ना अपलोड करें।
ठीक है। यह दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र संस्था की अधिमान्यता सूची को डाउनलोड कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं, ये अधिमान्यता सूची अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया है। साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमान्यता सूची अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हो सकेगा। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा। अभ्यर्थियों को अभिलेख अपलोड करने, संस्था की अधिमान्यता भरने एवं साक्षात्कार पर डाउनलोड करने अथवा अन्य बिंदु पर यदि कोई परीक्षा हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि ये नंबर लगेगा नहीं, कोशिश करिएगा। ये NIC का नंबर है। अगर आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत होती है, आपको विद्यालय चॉइस करने में कोई दिक्कत होती है, तो आप संबंधित नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। साक्षात्कार पर डाउनलोड करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश वही चीज़ है। देखिए, 4 सेशन होते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो अभ्यर्थी का संपूर्ण पत्र दिखेगा। पहले पेज में आपने जो 2016 में फॉर्म भरा था वो समस्त डिटेल दिखेगा। दूसरे में आपको अधिमान्यताएँ अर्थात अभ्यर्थी को उनकी अधिमान्यताएँ सबमिट करनी होगी और किन्हीं 5 संस्थाओं को चुन सकता है। केवल 5 संस्थाओं, जैसे ही संस्था को टिक करेगा उसके दाईं ओर दिखाई देने लगेगी। तो 5 संस्था, मान लीजिए आप इलाहाबाद के हैं तो आप इलाहाबाद का एक विद्यालय चॉइस कर लेंगे, अथवा इलाहाबाद के अगर 5 विद्यालय हैं तो 5 एक जगह का ही चॉइस कर सकते हैं, अथवा आप 5 जिलों का 5 अलग अलग विद्यालय चॉइस कर सकते हैं, या आप किसी 2 ही जिले के 5 विद्यालय चॉइस कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। और द्वितीय सेक्शन हो गया संस्था का चॉइस, और तृतीय में आपका जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स फार्म में आवेदन भरते समय आपने किया था उससे संबंधित 25 KB से 500 KB के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे PDF फॉर्मेट में होंगे। आप साइबर कैफ़े का सहारा लीजिए, साइबर कैफ़े वाले एक्सपर्ट होते हैं, आपका समस्त डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से भर देंगे। और विद्यालय आप जब उस समय फार्म भरेंगे तो जिस ज़िले में आप अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ के समस्त विद्यालय खुलेंगे। आप जिस विद्यालय में हो, जिस ज़िले में हो, आप दूर दराज से तब तक कुछ न कुछ पता करते रहिएगा कि कैसा विद्यालय है वह, विद्यालय में प्रिंसिपल कौन है, मैनेजर कौन है, किस प्रकार का माहौल है। अभी आप अपने संबंधित ज़िले का विद्यालय जहाँ पर भी आपके पास, आपके नज़दीक या दूर दराज जहाँ भी हों, आदर्श शासकीय विद्यालय, आप वहाँ पर आप पता करते रहिए कि किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, ताकि आपको उसके बारे में कुछ सही तरीके से जानकारी मिल सके। तो ये देख सकते हैं। चौथा सेक्शन क्या है कि अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र अधिमान्यताओं की, या अधिमान्यताओं मतलब वरीयता क्रम में जो सूची जो विद्यालय आपने भरा है उससे संबंधित अब अभ्यर्थी का साक्षात्कार पत्र डाउनलोड होगा। अपलोड किए गए अभिलेखों के प्रपत्रों की सूची प्रिंट करेंगे। 3 चीज़ रहेगा, एक तो साक्षात्कार रहेगा, दूसरा विद्यालय की जो आपने सूची भरा है वो 2, और तीसरा जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स भरा है उससे संबंधित जो प्रपत्र हैं, जिन्हें साक्षात्कार में अपने मूल अभिलेखों के साथ ये समस्त तीनों और प्लस अपने समस्त मूल डॉक्यूमेंट्स और ले करके उपस्थित होना होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या जो है उसमें अपना सेल्फ अटेस्ट करना होगा, ऐसा कुछ। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसमें आप मूल प्रति से ही अपलोड करेंगे। जी हाँ, तो उसमें सिग्नेचर कैसे करेंगे, सवाल यह है। तो इससे संबंधित और भी जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क कर लीजिए जिनका साक्षात्कार हो गया है, जो अपलोड कर चुके हैं, और साइबर कैफ़े वालों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो आप साइबर कैफ़े वालों से संपर्क करेंगे, क्योंकि आपको फ़ोटो कापी निकलवा करके फिर उस पर सिग्नेचर करके तब अपलोड नहीं करना है। जहाँ तक मुझे पता है, आपको मूल प्रति ही स्कैन होगा, कंप्यूटर से स्कैन होगा जो प्रिंटर होता है, और उसके बाद वो अपलोड करेगा। तो आप संबंधित साइबर कैफ़े से भी संपर्क कर लीजिए। देख लीजिए आपको विद्यालय चॉइस कैसे करना था। मान लीजिए किसी ने औरैया ज़िला को चॉइस लिया, औरैया ज़िला है ये, देखिए ध्यान से, यहाँ से इन्होंने 5 ज़िला भरा, 5 भरा है। देखिए 5 ज़िलों से इन्होंने 5 विद्यालय भरा है। इसका मतलब आपको 5 ज़िलों से एक एक विद्यालय चुनना है। ये देख सकते हैं फॉर्मेट दिया हुआ है। मान लीजिए आप औरैया करते हैं तो औरैया का एक विद्यालय हो गया, किसी ने बांदा का भरा, किसी ने एटा का भरा, किसी ने इटावा का भरा, किसी ने गोरखपुर का भरा, किसी ने गौतम बुद्ध नगर का। तो 5 विद्यालय हैं, अलग अलग ज़िले का 5 विद्यालय। अब आप उसमें ऑप्शन आएगा, अगर आप एक ज़िले का भी भरना चाहेंगे तो 5 विद्यालय भर सकते हैं,
या 2 जिलों को मिला करके 5 विद्यालय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 ही विद्यालय भरने का ऑप्शन इसमें दिया गया है, नमूना दिया हुआ है चॉइस करने का, ठीक है। तो आप सबको समझ आ गया होगा। कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसको अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं पहुंच सकें। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करिएगा, और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहें। धन्यवाद।